हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो एक ऐसा टॉपिक बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, काफ़ी रीजंस की वजह से न्यूज़ में रहा। पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके बाद इस वीडियो को बनाना, इस टॉपिक को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया और कनाडा के रिलेशन शायद अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, जब एक कंट्री के लीडर को ये बोलना पड़े कि हमें चिंता हो रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की दूसरी कंट्री में। जो रीसेंट अटैक्स है उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी। तो जब एक कंट्री के लीडर को इस तरह से एक स्टेटमेंट देनी पड़े दूसरी कंट्री की सिचुएशन के ऊपर, उसके लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, तो इससे खराब रिलेशन दोनों कंट्रीज में कहाँ जाएंगे। देखो, वॉर नहीं होगी। बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं कि क्या इंडिया कनाडा वॉर पे जाएंगे। वॉर एक पॉसिबल आउटकम नहीं है, पर हम समझेंगे कि जो रिलेशंस खराब हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, इसमें किसको ज़्यादा लॉस होगा। देखो, लॉस तो दोनों को होगा, अभी आपको समझ में लगेगा क्यों। पर एक लॉन्ग रन में कौन ज़्यादा लॉस में रहेगा, इस वीडियो में हम ये नहीं डिस्कस करेंगे किसने क्या किया, किसकी गलती, कनाडा ने क्या किया, जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया, इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शन हो, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि रिलेशन खराब होने की वजह से, अब हम ये नहीं कहेंगे रिलेशन खराब होंगे, होने की वजह से एक लॉन्ग रन में कौन सी कंट्री कितने लॉस में, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा हिट रॉक बॉटम। अब तक के लोएस्ट पॉइंट पे दोनों कंट्रीज के रिलेशन। किस कंट्री को एक लॉन्ग रन में यहाँ पर एक नुकसान फेस करना पड़ेगा, ये असल में वो न्यूज़ है जो रिसेंटली काफ़ी हेडलाइंस बनाती है। कनाडा में एक मंदिर में एक अटैक किया जाता है, जिसके बाद इंडिया से सोशल मीडिया, वेरियस लीडर्स के द्वारा बहुत सारे चिंता भरे बयान दिए जाते हैं। कनाडा की गवर्नमेंट रिएक्ट करती है, पर शायद जिस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था उस तरह का रिएक्शन कनाडा की सरकार से नहीं आता। ठीक है, तो बहुत तरह के आर्टिकल्स आप देख सकते हो। हिंदूज इन कैनेडा प्रोटेस्ट अगेंस्ट खालिस्तानी अटैक ऑन ब्रैम्पटन टेम्पल, अटैक ऑन हिंदू टेम्पल, स्ट्रांगली कंडेम अटैक ऑन हिंदू टेम्पल इन कनाडा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो पहली बात तो इंडिया और कनाडा ज्योग्राफिकली बहुत दूर है। कनाडा बिल्कुल नॉर्दर्न अमेरिका में, इंडिया बिल्कुल आपको इन दी हार्ट ऑफ एशिया देखने को मिलेगा। तो वॉर लाइक कोई सिचुएशन नहीं होगी। मैंने 4 कैटेगरीज यहाँ पर बनाई हैं जिसपे हमको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स पहली कैटेगरी है यहाँ पर ट्रेड। दूसरी कैटेगरी जो हमको देखने को मिलेगी वो असल में देखने को मिलेगी डायस्पोरा, जो इंडियन ओरिजिन के लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कनाडा में रहते हैं। मैं आपको समझाऊंगा इनमें फर्क क्या होता है। तीसरी चीज, ये कहीं ना कहीं डायस्पोरा से ही जुड़ी हुई है, ये असल में होती है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस मतलब ये जो बहुत सारे इंडियंस कनाडा में रहते हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग कनाडा में रहते हैं, वो अपनी फैमिली को जो फाइनेंशियली हेल्प भेजते हैं, असिस्टेंस भेजते हैं, वो जब इंडिया एंटर करती है उसको रेमिटेंस का एक टाइटल बना देते हैं। बहुत बड़ी अमाउंट्स होती है जो दुनिया भर से इंडिया में आती है एज अ रेमिटेंसेस। क्या कनाडा से बहुत ज़्यादा अमाउंट आ रही है, समझेंगे। और आखिरी चीज़ है, इसका एक बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन डिप्लोमेसी पे। अब डिप्लोमेसी क्या है, देखो हम एक ऐसी कंट्री है जो जाने जाते हैं कि सबके साथ अच्छा रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट सारी दुनिया को पता है कि इंडिया की सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, बाकी इंडिया एक अच्छा रिलेशन रखता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद शायद वो जो हमारी एक डिप्लोमेटिक इमेज है उसको भी हार्म जरूर देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं असल में जिसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही है, ट्रेड। क्या इंडिया और चाइना का ट्रेड बहुत बड़ा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखो कि हमारा ट्रेड चाइना के साथ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में चला आता है, यूएसए के साथ भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में चला आता है। कनाडा के साथ जो हमारा ट्रेड है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट लेस देन $10 बिलियन। $10 बिलियन मतलब दोनों इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के $10 बिलियन से कम होने का मतलब तो ये तो सिर्फ 84,000 करोड़ भी नहीं हुआ एक साल का। इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, ये तो लाखों करोड़ों में ट्रेड करते हैं। तो हमारा जो कनाडा के साथ ट्रेड है, अगर आप देखो एक्सपोर्ट्स टू कनाडा तो वो थे ऑलमोस्ट $4 बिलियन के, इंपोर्ट्स बाय कनाडा वो थे ऑलमोस्ट दोनों ही $4 बिलियन के। ठीक है, तो अगर हम देखें एक्सपोर्ट टू कनाडा, ये ब्लू लाइन में दिखा रहा है, इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा जो हमने मंगवाया, तो मतलब इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा हमने मंगवाया, हमने कनाडा को जो बेचा, तो ब्लू लाइन दिखा रही है हमने कनाडा को क्या बेचा, रेड लाइन दिखा रही है हमने कनाडा से क्या मंगवाया, और ये येलो लाइन दिखा रही है ओवरऑल ट्रेड।
तो अगर आप देखो कि ओवरऑल ट्रेड ठीक है, 2022 में एक इंक्रीज आया था, 2023 में फिर से गिरावट है, 2024 का अभी तक जो भी डेटा है वो कंपाइल नहीं हुआ है, ठीक है। तो असल में क्या है जो इंडिया इंपोर्ट करवा रहा है कनाडा से, क्या है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट में देखें तो स्मार्टफोन्स, ज्वेलरी, शिम्स, डायमंड्स, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रुकने से सब कुछ खराब हो जाएगा। इंपोर्ट फ्रॉम कनाडा में क्या है, कोल है, दालें हैं, ओर्स हैं, डायमंड्स हैं, पोटेशियम है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह लो कि सिर्फ कनाडा ही इंडिया को बेचेगा। अगर यहाँ पर यूरेनियम एक बड़ा अमाउंट में होता ना, यूरेनियम पे हम फिर भी कनाडा पे डिपेंडेंट हो सकते थे, पर वो हमने पहले ही छोड़ दिया, ठीक है। तो दोनों तरफ से ऐसा कुछ नहीं है जो शायद अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाए तो दूसरी कंट्री में एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम कनाडा से बहुत ज़्यादा कच्चा तेल या नेचुरल गैस को इतना ज़्यादा नहीं मंगवाते, ठीक है। एनर्जी वो चीज़ है जो असल में बिल्कुल एक कंट्री को रोक सकती है। तो मतलब अगर दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड कल को पूरा जीरो भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो कौन कौन से इंडियन ब्रांड्स हैं जो एक्टिव है कनाडा में। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत ही फेमस है, जैसे TCS, ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री में मिल जाता है आपको। फिर हमारे मोटर ब्रांड्स महिंद्रा है, टाटा है। कुछ उनके ब्रांड्स अगर हम देखने की कोशिश करें जो आपने फेमस सुने होंगे, मे बी आपने मकेन फूड्स के बारे में सुना होगा, आपने बोम्बार्डियर कुछ एयरक्राफ्ट्स भी बनाता है, मेट्रोज भी बना देता है, ठीक है, आपने सुना होगा। टिम हॉर्टन्स के बारे में रिसेंटली इंडिया आया। एयर कनाडा, शॉपिफाई, ठीक है, इनकी भी प्रेजेंस है इंडिया में। तो ब्रांड वाइज लॉस होगा, दोनों को होगा, पर एक चीज यहां जाननी बहुत जरूरी है, आपको यहां पर समझ में आना चाहिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, एज ऑफ जो भी लेटेस्ट 2023 डेटा, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 1.4 बिलियन से ज्यादा, मतलब 140 करोड़ से ज्यादा। कनाडा की पॉपुलेशन है 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ से थोड़ी कम। इंडियन ब्रांड्स को कनाडा में बेचने से शायद प्रॉफिट्स होते होंगे, पर उतने ज्यादा नहीं। क्यों? पॉपुलेशन छोटी है, इतने लोग तो ऑलमोस्ट आपको दिल्ली एनसीआर में मिल जाएंगे, ठीक है। पॉपुलेशन के पास पैसा होगा कनाडा में, पर पॉपुलेशन छोटी है, डिमांड छोटी है। कनाडा के लिए जो इंडिया की पब्लिक डिमांड क्रिएट करेगी स्पेसिफिकली कैनेडियन ब्रांड्स के लिए, उसको दुनिया में कोई और मैच नहीं कर सकता। आप बोलोगे चाइना मैच कर सकता है, चाइना अपनी इकोनॉमी को बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है। तो आप एक चीज समझो कि ये जो ब्रांड्स है ना कनाडा के, इनके साथ साथ और बहुत सारे ब्रांड्स को जो इंडिया में मार्केट मिलेगी ना, कोई कनाडा का ब्रांड बोले कि भाई मैं तो ये चीज हर 100 में से सिर्फ एक इंडियन को बेचता हूँ, ठीक है। कोई कनाडा का ब्रांड बोले ये चीज तो हर 100 में से एक इंडियन खरीदता है, तो भी आपको पता नंबर कितना हुआ? 1.5 करोड़ के आसपास। सोचो कोई कंपनी के पास 1.5 करोड़ कस्टमर। कोई इंडियन ब्रांड बोले कि मैं तो हर 100 में से एक कैनेडियन को चीज बेचता हूँ, तो ये कितना बना? सिर्फ 4 लाख। आप समझ रहे फर्क, कितना बड़ा स्केल का फर्क है। तो ऐसे ही नहीं, पिछले 10-15 सालों में हर एक बड़ी कंपनी दुनिया भर से, सिर्फ कनाडा से, दुनिया भर से इंडिया को बेचना चाहती है। इंडिया की डिमांड बहुत भयंकर है। यहाँ पर कनाडा को एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलेगा। कनाडा के ब्रांड्स अगर इंडिया में अच्छे से सेटअप हो जाए और बेच सके, तो इंडिया में पब्लिक खत्म ही नहीं होती। आपका सामान खत्म हो जाएगा, पब्लिक खत्म नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है जो कनाडा को यहाँ पर सहना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर थोड़ी सी बात की है पॉपुलेशन की, जैसे कनाडा की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पर स्क्वायर किलोमीटर 4 लोग, हमारी कितनी है? ऑलमोस्ट 500 लोग। तो ये तो देखो हमें पता है इंडिया बहुत बड़ी, बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है। तो पहले हमने क्या फैक्टर देखा? हमने ट्रेड का फैक्टर देखा। ट्रेड में बिल्कुल ऐसा भी ट्रेड नहीं है दोनों कंट्रीज में कि भाई बिल्कुल ही सब कुछ रुक जाए, पर हाँ लंबे टाइम में कनाडा की कंपनीज को एक लॉस होगा, क्योंकि उनको जो इतनी बड़ी डिमांड बेस्ड इकोनॉमी है उसका एक्सेस इजीली नहीं मिलेगा। इतने रिलेशंस खराब होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ये चीज आपके लिए बहुत ईजी नहीं रखेगी। रिसेंटली काफी बड़ी डील आपने सुना होगा, स्ट्राइकर की डील होनी थी, कनाडा ने आर्मर्ड ट्रक्स बेचने थे इंडियन आर्मी को, वो डील भी अब लग नहीं रहा हो पाएगी। तो यहाँ कनाडा एक बिल्कुल लॉस खा सकता है। जो कैनेडियन कंपनीज इंडियन मार्केट में बेचकर एक प्रॉफिट कमा सकती थी, अब उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा खत्म हो जाएगा, पर मुश्किल जरूर आएगी, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन डायस्पोरा, कितने इंडियंस रहते हैं असल में। तो देखो जो इंडियंस कनाडा में रहते हैं ना, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक इंडियन बस अभी कनाडा गया ही है, तो अभी तो वो एक टूरिस्ट है। अब उसको कुछ महीने हो गए, 1-2 साल हो गए, अभी भी उसको कनाडा की सिटीजनशिप नहीं मिली, आज भी वो इंडिया का सिटीजन है, तो उसको NRI बोलेंगे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन।
काफी सालों के बाद उसने कनाडा में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसको कनाडा ने अपना सिटीजन बना दिया, तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं हो सकता। इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता, वो कनाडा का सिटीजन है। तो हम उसको बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडो कैनेडियन, ठीक है। अब वो कैनेडियन सिटीजन बन चुका है, इंडिया के साथ उसका ऑलमोस्ट रिश्ता खत्म है। कई सालों बाद वो सोचता है कि नहीं, मेरी कंट्री, होम कंट्री इंडिया, मेरे पेरेंट्स वहां रहते हैं, फैमिली रहती है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मैं कनाडा का सिटीजन रहूं पर मेरा इंडिया के साथ भी एक रिश्ता रहे। तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई कर देगा। क्या इससे वो इंडिया का सिटीजन बनेगा? नहीं। क्या इससे वो वोट कर सकता? नहीं। पर उसको कुछ कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगे ट्रैवल में, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में, ठीक है। तो अगर आप देखो ये सारे भी मिला दो तो कनाडा में ऑलमोस्ट 20 लाख से ज्यादा आपको इंडियंस इन ऑलमोस्ट इसके पास आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। हाँ, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन फ्रॉम सिख रिलीजन, हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। आपको पूरी लिस्ट यहाँ पे लगी हुई, ठीक है। तो देखो, आप ये नहीं कह सकते कि कनाडाज में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के सिख्स और कनाडा में रहने वाले इंडियन ओरिजिन के हिंदूज के बीच में टेंशन है। ये टेंशन अभी ही क्यों दिख रही? इतने सालों से तो थी नहीं। तो जो कुछ लोगों ने एक अटैक किया वो असल में पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। आई होप इतनी बेसिक चीज आप यहाँ पर बिल्कुल समझ पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर सच में टेंशन होती तो बहुत टाइम से दिखती। अभी ये जो एकदम से हो रहा है ये एक मूवमेंट है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल है, कुछ लोगों को इससे फायदा होगा इसलिए वो लोग इसको पुश कर रहे हैं और दोनों कंट्रीज के रिलेशन को खराब कर रहे हैं। रिलेशन खराब होने से लंबे टाइम में लॉस दोनों का होगा। हमारे बहुत सारे लोग वहां पर हैं, हमको आगे जाके यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे रखने, यूएसए का दोस्त कनाडा है, तो हमको इस तरह से लॉस होगा। उन्हें लॉस होगा कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं जो उनमें कमी आएगी, इंडियन स्टूडेंट्स अपने साथ जो फीस लेके आते हैं उसमें कमी आएगी। कैनेडियन ब्रांड्स जो इंडिया में बड़े टारगेट्स बना के बैठे थे कि 10 साल 15 साल में ये बेचेंगे, वहां उनको लॉस होगा। तो देखो, नुकसान दोनों का है। बड़ा लूजर कौन होगा उसी पे हम असल में एक रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जितने रेमिटेंसेस कनाडा से इंडिया में आते होंगे शायद उसको कोई मैच नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। हमको सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं यूएस या यूए, इनमें दोनों में स्विच होता रहता है। यूके, सिंगापुर, कनाडा आपको काफी नीचे देखने को मिलेगा। हमारे टोटल रेमिटेंसेस, पता है इंडिया के रेमिटेंसेस कितने आते हैं एक साल में? एक साल में कितना पैसा ऐसा है जो इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर से इंडिया भेजते हैं अपनी फैमिलीज को, और पहले वो सारा पैसा इंडियन सेंट्रल बैंक आरबीआई को मिल जाता है इन दी फॉर्म ऑफ डॉलर्स, और उसके बाद वो रूपी में कन्वर्ट करके फैमिलीज को दे देती है। तो लेटेस्ट डाटा के हिसाब से $100 बिलियन से ज्यादा का इंडिया का रेमिटेंस है, और कनाडा से 1% से भी कम आ रहा है, ठीक है। तो रेमिटेंसेस में हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो टॉप कंट्रीज है वहाँ से इंडियन ओरिजिन के लोग रेमिटेंसेस काफ़ी भेजते हैं। कनाडा मैं मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि रिलेशन पूरे अगर ख़त्म भी हो गए तो इतना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं, लास्ट चीज़ है हमारी डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मतलब हम दुनिया के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं। हमारी दुनिया में एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन हैं। हाई कमीशन क्या होता है? अगर दोनों कंट्रीज, इंडिया और कनाडा, दोनों कॉमनवेल्थ ग्रुप का पार्ट है जो इंडिया और कनाडा है, तो वो एक दूसरे की एम्बेसी को एम्बेसी ना बुलाकर हाई कमीशन बुला लेते हैं। एम्बेसी के चीफ एम्बेसडर ना बुला के हाई कमिश्नर बुला लेते हैं, ठीक है। अब हाई कमीशन में दोनों में दिक्कत है। हमारे हाई कमिश्नर को वापस आना पड़ गया, हमने भी उनके हाई कमिश्नर और बाकी सब लोगों को बोला कि आप भी जाओ। डिप्लोमेटिकली इंडिया और कनाडा के रिलेशंस तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके, पर इससे इंडिया की ओवरऑल डिप्लोमेसी पे भी फर्क आएगा, क्योंकि अगर आप एक कंट्री से इतना एग्रेसिवली डील करोगे तो बाकियों को भी एक मैसेज आएगा कि मे बी इंडिया डिप्लोमेटिकली इतना भी पोलाइट या इतना भी सॉफ्ट नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं कि इंडिया को वीक समझा जाता है, पर इंडिया की डिप्लोमेसी को हमेशा ऐसा समझा जाता है कि इंडिया आपके लिए सोचता है। इस रिलेशन से उसको भी थोड़ा सा हार्म जरूर पहुंचेगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप जितनी भी यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स पे इंडिया और कनाडा के रिलेशंस डिस्कस किए जा सकते थे, मैंने सारे पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस किए। सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स था ट्रेड के बारे में हमने काफ़ी बात करी, जिसमें क्लियरली कैनेडियन ब्रांड्स को, कैनेडियन गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म में ज़रूर लॉस होगा। अगर इलेक्शंस का रिजल्ट कुछ और आता है, अगला प्राइम मिनिस्टर कनाडा का जो होता है वो इंडिया के साथ रिलेशन सुधार दे तो अलग बात है, ठीक है। बाकी हमने बात करी इंडियन डायस्पोरा की, हमने बात करी रेमिटेंसेस की, इसमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, और इंडियन डिप्लोमेसी। तो इसके साथ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो रिसेंटली हुआ, जब हमारी कंट्री के लीडर को ये बोलना पड़ा कि भाई हम तो एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लिए भी अब चिंता में आ चुके हैं।
इससे ज़्यादा खराब दोनों कंट्रीज के रिलेशन क्या हो सकते थे। तो इसको देखते हुए मैंने सोचा कि एक आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लॉस दोनों ही कंट्रीज को होगा इस रिलेशन खराब होने से, पर एक बड़े लॉस में दोनों में से कौन सी कंट्री, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।